भारत में महिलाओं का पीछा करना यानी कि स्टॉकिंग एक अपराध है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत एक दंडनीय अपराध है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है तथा रिपीट ऑफेंडर के लिए अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है प्लस जुर्माने का भी प्रावधान है। ये जुर्माना फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए भी है और रिपीट ऑफेंडर के लिए, दोनों के लिए, ठीक है ना। स्टॉकिंग दो तरह की होती है, एक फिजिकल स्टॉकिंग, दूसरी होती है साइबर स्टॉकिंग। यानी कि जब कोई पुरुष किसी महिला को फॉलो करता है, उसके घर के आसपास मंडराता है, अपीयर हो जाता है उसके घर के आसपास या उसके वर्क प्लेस पर अपीयर हो जाता है, यानी कि उसके जहाँ पर वो जॉब करती है, काम करती है, वहाँ पर जाके अपीयर होता है, वहाँ आसपास मंडराता है, या फिर उसको लिखित मैसेज छोड़ देता है, लेटर्स वगैरह छोड़ता है उसको, या फिर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट जो पसंद नहीं करती वो वहाँ पर छोड़ता है, या फिर उसकी किसी संपत्ति को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, या फिर उसको फ़ोन कॉल्स करता है जो उसे हैरास करते हैं। और ये सारे काम करता है डिस्पाइट द क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट ऑफ द वीमेन। मतलब महिला इंटरेस्टेड नहीं हो, बता देती कि भाई पीछा मत कर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, किसी भी प्रकार के जो तेरे द्वारा कृत्य किए जा रहे हैं उस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पीछा मत कर। इसके बाद भी वो करता है। तो ये है आपका फिजिकल स्टॉकिंग। इसी प्रकार से साइबर स्टॉकिंग होता है। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है कि महिला के इंटरनेट यूसेज को मॉनिटर करना, महिला कब इंटरनेट यूज करे इसको मॉनिटर करना, उसके जीमेल्स वगैरह को मॉनिटर करना, ईमेल वगैरह को मॉनिटर करना, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को मॉनिटर करना, कब वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होती है, कब कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करती है, क्या क्या पोस्ट करती है, क्या क्या पसंद करती है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना तथा उसके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को मॉनिटर करना और इसके साथ साथ उसको ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। ये होता है आपका साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग एक तरह से मतलब कि उसकी साइबर दुनिया में उसका पीछा किया जा रहा है। फिजिकल दुनिया में तो पीछा कर ही रहा था, अब वो पहुंच गया उसकी साइबर दुनिया में कि वो इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या क्या करते हैं, वहां पर उसका पीछा कर रहा है। और ये वाली जो अमूमन केस देखे जाते हैं, ये वन साइडेड लवर और हनी ट्रैप के मामले में ज्यादा देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के केसों में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कर रहा है, महिला ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि शी इज डिसइंटरेस्टेड, मीन दैट शी इज नॉट इंटरेस्टेड एनी एक्ट दैट यू आर डूइंग। उसने साफ साफ बता दिया कि भैया पीछा मत कर, मैंने तुझे कई बार बता दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद भी वो सारे काम करता है, एक अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के तहत, धारा 78 के तहत एक अपराध है और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए यह बेलेबल है, लेकिन रिपीट ऑफेंडर के लिए क्या है, नॉन बेलेबल है। देखिए, बेलेबल का मतलब होता है कि ऐसे अपराध जिसमें बेल प्राप्त करना एक्यूज्ड का राइट है। अगर वो कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता है तो कोर्ट हैज टू ग्रांट द बेल। कोर्ट को क्या करना है, बेल देना ही देना एज द राइट ऑफ एक्यूज्ड के अधिकार के रूप में उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर अपराध नॉन बेलेबल है तो ऐसे मामलों में एक्यूज्ड का अधिकार नहीं होता कि वो बेल प्राप्त करेगा ही करेगा। टोटली कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड होता है, विवेकाधीन शक्ति है। कोर्ट चाहे तो ऐसे मामलों में बेल दे या ना दे, कोर्ट के पूरी तरह से विवेकाधीन शक्तियों के अधीन आता है। और ऐसे मामलों जो रिपीट ऑफेंडर है, रिपीट ऑफेंडर्स के मामले में कोर्ट बेल देने में बहुत आनाकानी करती है, आसानी से बेल मिलती नहीं है। और चूंकि ये ऑफेंस नॉन बेलेबल तब बनता है जब रिपीट ऑफेंडर होता है। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के मामले तो पहले से ही बेलेबल कर रखा है, तो जब भी बेल अप्लाई होता है पहले पता चल जाती है कि भैया ये नॉन बेलेबल है, इसका मतलब इसने पहले कर चुका है। पहले करने का मतलब है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का मतलब होता है कि इस दुनिया उसने अपने जीवन में पहले कभी भी ऐसे अपराध को कारित नहीं किया। और रिपीट ऑफेंडर का मतलब होता है कि उसको इस मामले में, इस तरह के अपराध करने के मामले में सजा मिल चुकी है, सजा को काट चुका है और छूट के आया है, सजा काटने के बाद छूट के आया तो फिर से इस तरह के अपराध को कारित करना शुरू कर दिया। ये होता है रिपीट ऑफेंडर। एक मामले इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, भले उस समय फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए हो चाहे सेकेंड टाइम ऑफेंडर के लिए, दोनों ऑफेंडर के लिए कॉग्निजेबल है। भले फर्स्ट टाइम के लिए बेलेबल हो गया और सेकेंड टाइम के लिए, रिपीट ऑफेंडर के लिए नॉन बेलेबल, लेकिन दोनों ही कंडीशन में कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी था कॉग्निजेबल ऑफेंस की कि यदि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी एसएचओ को दी जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अनुसार वह ड्यूटी बाउंड है टू रजिस्टर एन एफआईआर रजिस्टर करने के लिए वो ड्यूटी बाउंड है। अगर कोई व्यक्ति या फिर विक्टिम डायरेक्टली जाकर ओरली
या तो फिर लिखित रूप में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सूचना देता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की कि ये स्टॉकिंग का मामला हो और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो बिल्कुल रजिस्टर करेगा एफआईआर, बिल्कुल नहीं सोचेगा। अगर आनाकानी करता भी है तो इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी की, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में। इसी प्रकार से कृति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी की है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इज ड्यूटी बाउंड। देखिए वर्ड क्या यूज किया है, इज ड्यूटी बाउंड, मतलब उसकी ड्यूटी है, रजिस्टर करेगा ही करेगा ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर ऑफेंस कैसा है, कैसी ऑफेंस की सूचना किस प्रकार की है, कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना है तो भाई साहब वो करेगा ही करेगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में, इसी को कृति वशिष्ठ के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है और उसकी सूचना ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिलती है तो भैया वो ड्यूटी बाउंड है, रजिस्टर करेगा एफआईआर। चूंकि ऑफेंस कॉग्निजेबल है और किसी ने अगर सूचना दी तो एफआईआर लॉस होगी, प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसको ट्रायल फेस करना होगा। तो ये ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल है और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए बेलेबल है, सेकंड टाइम ऑफेंडर के लिए या रिपीट ऑफेंडर के लिए नॉन बेलेबल है तथा नॉन कंपाउंडेबल है। मैंने नॉन कंपाउंडेबल अपनी कई वीडियो में बताया है, अगली किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 7 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है और बहुत लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में इतना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में।